हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की टॉप 20 प्रॉब्लम्स। ठीक है, इससे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश कर चुके हैं और फिजिकल और इनऑर्गेनिक का जो सिलेबस है क्रैश कोर्स में वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे स्टार्टिंग के 14-15 डेज के अंदर फिनिश कर दी है एंड इट इज अवर डे 19 लेक्चर नंबर 1। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी से फिनिश करके फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाइए। ठीक है, ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाने हैं और आपको हर एक लेक्चर को अच्छे से देखना है और एनडीए सर की सारी फनी ट्रिक्स हैं और जो शॉर्ट ट्रिक्स है सबको कैप्चर करना है ताकि आप क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर पाए। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग एक्सरसाइज एजेंट के लेक्चर मैं पहले डाल चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, वहां से एक भी बार क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, सारे ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैंने वहां पर लिए हैं। और अब मैं डिस्कस कर रहा हूं उन प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ और टॉप 20 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इन दो लेक्चर के बाद 10 प्रॉब्लम के 2 लेक्चर होंगे। इनके लेक्चर के बाद हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और रेडॉक्स रिएक्शन 2 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे हो जाएंगे। फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और चैप्टर्स के ऊपर कमांड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब आपको सामने नजर आ रहा होगा 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है 20 ग्राम ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल decomposes on heating gives CO2 and 8 ग्राम of the magnesium oxide। यहां पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस से पूछा हुआ है ये। और कुछ है व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। जो मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल है ना, वो कितना परसेंट प्योर है, उसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। ठीक है, चलिए आपको चेक करते हैं। परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए कॉन्सेप्ट बता दूं पहले तो आपको। परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए कॉन्सेप्ट होता है भाई, आपको ये डाटा दिया हुआ है और ये डाटा क्या है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड आएगी। इस डाटा से क्या आएगी, एक्सपेरिमेंटल यील्ड। भाई ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड दी हुई है कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के सैंपल को जब हीट किया गया वो डिकम्पोज हो जाता है और 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब ये एक्सपेरिमेंटली पता चला कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पहले हम चेक करेंगे कैलकुलेटेड यील्ड कितनी आती है, मतलब एक्चुअली 20 ग्राम से कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना चाहिए और कितना बना है। ठीक है, और फिर परसेंटेज प्योरिटी का सीधा सा फार्मूला होता है, याद रखना, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, P/T। P का मतलब प्रैक्टिकल, नीचे आएगा थ्योरेटिकल। भाई प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, परसेंटेज प्योरिटी का ये आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इन फ्यूचर आपको कैसे टैकल करने हैं, नीट और जेईई मेंस वालों सीख लो एक बार। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। देखो पहले करना क्या होगा, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो बर्न होकर डिकम्पोज हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द सिंपली डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो यहां पर पहले एक्चुअल कैलकुलेटेड यील्ड देखते हैं कैसे आएगी। पहले रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48। तो यहां पर मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास आ गया 84 ग्राम। और यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है मैग्नीशियम 24 और ऑक्सीजन 40 ग्राम आएगा। ठीक है, इसका मतलब पता क्या हुआ, इस थ्योरेटिकली अगर देखें तो 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं ना तो 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया। चलिए देखो 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट वो 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, ये कॉन्सेप्ट है। 1 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना देगा, 40 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, और कितना ग्राम है, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका कितना थ्योरेटिकल यील्ड देना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे। ठीक है, इतना फंडामेंटल क्लियर हो गया। भाई 84 ग्राम देता है 40 ग्राम, बड़ा ध्यान से समझिए। 1 ग्राम कितना देगा, 40/84। और 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर बर्न करते हैं तो थ्योरेटिकली नॉट प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली तो 8 ग्राम बन रहा है भाई, प्रैक्टिकली 8 ग्राम बन रहा है एक्सपेरिमेंट के दौरान। इसको प्रैक्टिकली का मतलब एक्सपेरिमेंटल यील्ड बोल सकते हैं। 20 ग्राम को बर्न करते हैं तो थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए, तो 84 ग्राम से बनता है 40, 1 ग्राम से 40/84, 20 ग्राम से कितना बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया। ठीक है, तो यहां पर एक बार देखते हैं, 40 से जाता है 4 से भाग, 4 ढाई 40,
ये गया 21 पर, 200/21 ग्राम आ गया, सीधा कर दिया हमने, एक बार ये आ गया। बटा ये जो आई है ना, ये क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल मतलब थ्योरेटिकली अगर हमें पता चल गया कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से 200/21, अब 200/21 करोगे तो देखो लगभग 9 पॉइंट कुछ आ रहा है, ये 21 में 189 होता है तो 9 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 9 पॉइंट कुछ बनना चाहिए, और बन कितना रहा है, 8 ग्राम। इसका मतलब हमारा कम बना है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी है मैग्नीशियम कार्बोनेट के सैंपल में, और इंप्योरिटी है यही तो पता लगाना है। देखो अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट पूरा 100% प्योर होता, पूरा 100% प्योर होता, तो 20 ग्राम से पता कितना बनना चाहिए था, 9 पॉइंट कुछ बनना चाहिए था, 9 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर, 9.7 ग्राम, लेकिन बन कितना रहा है, 8 ग्राम। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी है तभी तो कम बना है, ठीक है। तो अब पता लगाते हैं इसमें कितनी इंप्योरिटी है, तो परसेंटेज प्योरिटी का सीधा का फार्मूला है मेरे भाई, उस फार्मूले को नोट कर लीजिए, एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला क्या है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली कितना निकला था, 8 ग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है, 200/21 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। देखो कितने पे जा रहा है, 20 से 20 काउंट कैंसिल हो गई, 2 कितने पे गया, 2 चौके 8 और 21 84, तो 84% मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंटेज प्योरिटी है। मतलब इस मैग्नीशियम कार्बोनेट के सैंपल में यही पूछ सकते थे इसमें इंप्योरिटी कितनी परसेंटेज है, इंप्योरिटी है 16%, लेकिन उन्होंने पूछा है इस सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, तो ये सैंपल 84% प्योर है, ठीक है। अगर ये 100% प्योर होता पूरा का पूरा, तो इसमें बनता 200/21 ग्राम, थ्योरेटिकली है वही एक्सपेरिमेंटल आता 9 पॉइंट कुछ ग्राम आता, तो अगर 84% प्योर है, इसका मतलब इसमें यील्ड कितनी आएगी, 8 ग्राम आएगी। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया आपको, ऐसे समझ के चलोगे तो भाई बहुत जल्दी क्वेश्चन होंगे। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। देखो ये बड़ा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी 84%। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये टोटली डिफरेंट है। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं जिससे आपसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, और आप कई बार क्या होता है, जेईई मेंस और नीट है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अनयूजुअल क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब जिसका हमारे किसी चैप्टर से लिंक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन प्रेसिपिटेशन का है, ये क्वेश्चन किसका है, प्रेसिपिटेशन का। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ये कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, प्रेसिपिटेट का कितना मास बनेगा अगर 50 ml 16.9% AgNO3 को मिक्स कर दे 50 ml ऑफ 5.8% NaCl। तो पहले क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेते हैं। देखो AgNO3 जो है ना, सबको पता है NaCl के साथ मिक्स होने पर क्या बनाता है, AgCl के PPT प्लस NaNO3, ठीक है, ये कर लेते हैं। चलो अब देखो दोनों के इक्वल वॉल्यूम है, 50 ml है 16.9% AgNO3 सॉल्यूशन, AgNO3 क्या है सॉल्यूशन, वो 16.9% है, और 5.8% है NaCl का सॉल्यूशन, और दोनों के वॉल्यूम इक्वल है 50 ml 50 ml। तो हम क्या करते हैं, दोनों के इक्वल वॉल्यूम के अंदर दोनों का मास निकाल लेते हैं या दोनों के मोल निकाल लेते हैं। अब यहां से कॉन्सेप्ट देखो भाई साहब, अगर AgNO3 का 1 मोल होता और NaCl का 1 मोल होता, तो यहां भी AgCl का 1 ही मोल बनता, आया है ना। उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC। वहां पर सिल्वर का कितना मोल है, 1 मोल है, तो अभी Ag का 1 ही मोल बनेगा ना भाई। ये थोड़ी कि सिल्वर का इधर 2 मोल है उधर 4 मोल बन जाएंगे, नहीं, जितने मोल्स है उतने कंजर्व होते हैं। यहां पर क्लोरीन का कितना मोल है, 1, तो यहां भी क्लोरीन का 1 ही मोल बनेगा। इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 मोल, अगर ये 1 मोल होता तो ये भी 1 मोल ही बनेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसके मोल्स निकाल लो, AgNO3 के मोल्स निकाल लो और NaCl के मोल्स निकाल लो, और जितने AgNO3 NaCl के मोल्स आएंगे उतने ही मोल्स किसके आएंगे, AgCl का आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब देखो मोल्स कैसे निकालोगे मेरे भाई, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो 16.9% ऑफ AgNO3
इसका मीनिंग निकाल लो, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा 5.8% ऑफ NaCl, इसका मीनिंग निकाल लो। ठीक है, करते हैं। देखो देखो दोनों सॉल्यूशन है। पहली बात तो AgNO3 का भी सॉल्यूशन है और 5 और NaCl का भी सॉल्यूशन है, और ये परसेंटेज में दे रखा है मेरे भाई। परसेंटेज में पता क्या होता है, परसेंटेज में वेट बाय वॉल्यूम की सेंस में निकल जाएगा ये। देखो 16.9% का मतलब पता क्या है, 16.9 ग्राम ऑफ AgNO3 इन 100 ml सॉल्यूशन। बोलो है कि नहीं? इस पॉइंट का यही तो मीनिंग निकला भाई। 16.9% AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 सॉल्यूशन कितना है? 16.9%। इस लाइन का मीनिंग यही तो है कि 16.9 ग्राम AgNO3 100 ml सॉल्यूशन में है। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 5.8 ग्राम NaCl, वो भी कितने में है? 100 ml सॉल्यूशन में है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में है। मतलब हमें इतना तो मीनिंग पता चल गया। ये क्वेश्चन में हिंट था। अब देखो मेरे भाई, सबसे बड़ी चीज समझने की है ना, आपको AgCl के पीपीटी तो देखने कितने बनेंगे। AgCl के पीपीटी का मास निकालना है। मास ऑफ द पीपीटी का मतलब हो गया यहाँ पर आपको AgCl के पीपीटी का मास निकालना है, यानी कि वेट निकालना है। ठीक है, ये तो अपने को निकालना है। लेकिन देखो सॉल्यूशन 50 ml है, नॉट 100 ml। ये 100 ml में सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो इनको 50 ml में कन्वर्ट करो पहले। ये आपका फंडामेंटल है। देखो करके दिखाते हैं। अब क्या बनेगा, अगर 100 ml में 16.9 ग्राम है तो 50 ml में कितना होगा? 50 ml में होगा 16.9 का आधा, यानी कि 8.45 ग्राम। भाई 16.9 ग्राम को 16.90 भी कर सकते हैं, 16.90। तो आज का आधा कितना आएगा? 8.45 ग्राम। 100 ml में इतना, 50 में इतना, उसको भी ऐसे कर लो। 100 ml में कितना है? 5.8 ग्राम। तो 50 ml में कितना होगा मेरे भाई? 2.9 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा? 5.8 का आधा 2.9 ग्राम। देखो वेट मिल गया। क्या मिल गया? वेट। इसका वेट NaCl का वेट मिल गया 2.9 ग्राम। AgNO3 का वेट मिल गया 8.45 ग्राम। और मोल, वेट से मोल निकालना मुश्किल काम नहीं है मेरे भाई। वेट को मोलिकुलर मास से डिवाइड करते हो, मोल्स आ जाएंगे। देखो मैंने कितना बढ़िया फंडामेंटल यहाँ पर जोड़ दिया। ऐसे क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर देखने को मिल जाए तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज का सॉल्यूशन का होता है ना, परसेंटेज का, तो वेट निकाल लेना 100 में, जितना वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना, वेट आ जाएगा। वेट को मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देना, आपके मोल्स आ जाएंगे। और जितने मोल्स इन दोनों के पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही मोल्स उसके बनेंगे मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको मिल गया, इसका वेट और उसका वेट, और वेट से मोलिकुलर मास निकालना सिखाते हैं आपको। चलिए देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स AgNO3 के कितने आएंगे? 8.45 डिवाइड बाई AgNO3 का मोलिकुलर मास निकालते हैं। देखो सिल्वर का एटॉमिक मास दे रखा है 107.8 लेना है, 107.8। और नाइट्रोजन का 14 होता है, नाइट्रोजन का 14, और 3 ऑक्सीजन का 48। 48 और 14 कितना हो गया? 62। तो हो गया 169.8। तो 169.8 आ जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया प्लस, हाँ ये इसके मोल्स पे कितने आएंगे? इसके वेट आया था 2.9 ग्राम और वेट आता है 58.5। देखो अप्रोक्सीमेट लेकर चले तो 8.45, 16.90 लगभग आसपास ये ना। तो इसके मोल्स पता कितने आते हैं? 0.0549 मोल्स। और इसके भी करके देख लेना, इसके मोल्स भी आते हैं 0.049 मोल्स। ठीक है, तो दोनों के मोल्स क्या आ गए? इक्वल। देखो इसका एक मोल, इसका एक मोल लेते हैं तो AgCl का भी कितना बनता है? एक ही मोल बनता है। अब AgNO3 का इतना मोल, NaCl का इतना मोल, तो मेरे भाई AgCl का भी कितना मोल बनेगा? 0.049 मोल्स बनेगा ना। ये 0.059 मोल्स किसके आ गए? AgCl के आ गए। AgCl के मोल आगे, वेट निकाल लो। क्या निकाल लो? वेट। तो वो वेट ऑफ AgCl पीपीटी के कितना वेट आएगा? और आपको पता है वेट का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मोलिकुलर मास। अगर मोलिकुलर मास में नीचे लिख लूं तो वेट अपॉन मोलिकुलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो वेट निकालना आपकी बार, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है
तो 0.049 मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर मास AgCl का, सिल्वर का वेट 107.8 और क्लोरीन का 35.5, तो अप्रोक्सीमेट पुट करेंगे तो लगभग 143.5 के आसपास आता है ये, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना और आंसर आएगा 7 ग्राम के आसपास। कितना ग्राम के आसपास आएगा? 7 ग्राम। तो इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चन को करना, टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे तो प्रॉब्लम को देखते ही घबरा जाते हैं। जेईई मेंस की बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और नीट ने भी एक बार पूछी हुई है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है तो आपको सीख लीजिए एक बार। 2 प्रॉब्लम हो गई, अगली 2 प्रॉब्लम के साथ आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम नंबर 3 पे आते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। अब देखो यहां पर सबसे बड़ा हिंट ये दे रखा है, क्वेश्चन को यहां से टैकल करना है, यहां से कंफ्यूज मत होना है। जो एसिड है ना, कंसंट्रेटेड एसिड, ये 100% 70% HNO3 है, ठीक है। इसका मतलब 70% HNO3 का मतलब समझ गए, यानी कि 100 ग्राम HNO3 का सॉल्यूशन प्योर नहीं है, 70% है। मतलब इसमें 30 ग्राम पानी है कहीं ना कहीं, 30 ग्राम क्या है इसमें, कहीं ना कहीं पानी है। इसका मतलब पूरी तरह से 100% प्योर नहीं है। तो 100% प्योर के लिए हमें क्या निकालना है? वेट निकालना है HNO3 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर मोलरिटी दे रखी है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई ग्राम मोलिकुलर मास, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100। सबको पता है, मोलरिटी पता है, पुट कीजिए 2। वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, एक बार निकाल लीजिए। वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम मोलिकुलर मास HNO3 का कितना आएगा? नाइट्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 163 आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml है, ऊपर 1000 आ जाएगा। ये 4 पे कैंसिल आउट हो गया। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया? 63 को यहां ले आओ, 2 × 63 डिवाइड बाई 4। यहां पर आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना आया? 2 पे गया, 63/2। तो यहां से आ गया हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट कम्स आउट टू बी 31.5 ग्राम। कितना आ गया? 31.5 ग्राम, ठीक है। अब ये 70% दे रखा है, 70% मतलब 70 ग्राम के अंदर, ठीक है। तो देखो कितना सा कॉन्सेप्ट है, करके दिखाता हूं। 31.5 ग्राम डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये आएगा, इट कम्स आउट टू बी 45 ग्राम, ठीक है। देखो आपको बताता हूं इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है अगर 100 ग्राम, 100 के अंदर से HNO3 कितना है, मतलब सॉल्यूशन अगर 100 की 31.5 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आया है, ये 31.5 ग्राम है, ये पूरे सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। अब 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन होता है तो उसमें HNO3 कितना है? 100 ग्राम में 70 ग्राम, 1 ग्राम में कितना होगा? डिवाइड बाई 100, और ये 31.5 ग्राम में कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 31.5। इसको आप सोल्व करेंगे तो 45 ग्राम ही आएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, देखो वही फंडामेंटल निकल के आया सामने, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है। एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है वो 70% HNO3 है, ये 75% HNO3 के लिए हमने निकाला है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसे कॉन्सेप्ट का आपको समझ के चलना है तो आप इजीली टैकल कर लेंगे। या फिर इस कॉन्सेप्ट को ऐसे कर सकते थे, देखो ये 70% HNO3 है ना, कितना है? 70% HNO3, मतलब 70% HNO3 होता है तो वेट कितना आता है? 31.5 ग्राम। 1% होता तो कितना आएगा? डिवाइड बाई 70। आ गया समझ में? और 100% प्योर के लिए निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। कैसे भी तरीका कर लो, बात घूम फिर के वही आनी है, 45 ग्राम इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 3। अगली प्रॉब्लम पे आते हैं, चलिए देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 5। 6.02 into 10⁻20 molecules of the urea are present in 100 ml of the solution. The concentration of the solution is, देखो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है। अब मोस्टली बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कंसंट्रेशन निकालनी है तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। भाई मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं, आपको बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। कंसंट्रेशन का सीधा मीनिंग होता है मोलरिटी। ध्यान रखना, जहां भी ये वर्ड आ जाए ना, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसका सीधा मीनिंग होता है मोलरिटी।
कंफ्यूज मत होना ना किसी। मोलरिटी का मतलब कैपिटल M, ठीक है। अब देखो मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 कब करते हैं? जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दे रखा हो। अब देखो यहाँ पर 100 मिलीलीटर है तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो लीटर में आ गया, क्योंकि मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। क्या होती है? मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो वॉल्यूम मिलीलीटर में है, ऊपर 1000 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर चला जाएगा, तो ये मोल्स पर लीटर हो गया। तो आपको देखो n निकालना है। v आपको पता है, v आपको दे रखा है 100 ml। आपको मोलरिटी निकालनी कंसंट्रेशन, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे। लाइक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स गिवन है ना उसको टोटल अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दो और नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं मेरे भाई। देखो आगे आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ध्यान रखना, गिवन वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दें तब भी क्या आते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। और गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको n तो हो गया गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और n नहीं होता है अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दें तो भी यहां पर आता है नंबर ऑफ मोल्स। तो दोनों फार्मूले याद रखना, कभी गलती नहीं होगी। और एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, गिवन वॉल्यूम, ये भी ध्यान रखना। ये मान लीजिए आपको वॉल्यूम गिवन है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम पता क्या होता है? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस एसटीपी कंडीशन। भाई गैस का 1 मोल, ये क्यों बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन के साथ फंडामेंटल क्यों बताता हूं आपको मैं, ताकि और भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पे मात ना खाए। मुझे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरी लानी है। ये नहीं कि मैं आपको प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम लाकर जेईई मेंस के नीट के आपके कॉन्सेप्ट फंडामेंटल क्लियर करवा दूंगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मेरे भाई। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते जेईई मेंस नीट में। मैं चाहता हूं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ तब आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। और कॉन्सेप्ट कब स्ट्रांग होंगे? जब आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी डिफिकल्टी लेवल पे जाएंगे और फंडामेंटल को, बेसिक्स को सीखेंगे, ठीक है। तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट भी नंबर ऑफ मोल्स होता है। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n का मतलब है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो भी नंबर ऑफ मोल्स होता है। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस एट एसटीपी कंडीशन, गैस चाहे कोई भी हो, इससे भी क्या निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं n। तो तीनों बातें याद रखना, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। तो आपका भी गलती नहीं होगी, आप सीधा पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए क्या है, देखो मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी का मतलब कंसंट्रेशन। तो n कितना आएगा? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है नीचे 100, ऊपर कितना आएगा? 1000। 6.02 6.02 कैंसिल हो गया, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल हो गया। 10⁻23, ये ऊपर 20 है, सॉरी 10⁻20, ऊपर 20 है, नीचे 23 है। नीचे कितना आएगा? 10⁻3 बच गया, ठीक है। 10⁻3 ये कट जाएगा, 10⁻2 रह गया। 1/10⁻2, 1/100, और 1/100 क्या होता है? 0.01 मोलर। ये इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आ गई। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करोगे भाई तब जल्दी होंगे, मजा भी आएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में पता चलेगा। अगला देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस समझ गए, एसटीपी कंडीशन है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैस का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। इट इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ द प्रोपेन। प्रोपेन होता है C3H8। C3H8 के 1 लीटर को पूरी तरह से कंप्लीटली बर्न करना है तो ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा? कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा? देखो कितना आसान है, 1 लीटर प्रोपेन को बर्न करना है। ये क्वेश्चन मैं कहूं ना, ये क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड का भी नहीं है, लेकिन जिस बच्चे को फंडामेंटल क्लियर है उसी से क्वेश्चन होगा। पहली बात तो क्वेश्चन बता दूं स्टोइकोमेट्री का है, और स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व होते हैं जब तक आप रिएक्शन की बैलेंसिंग नहीं करते। क्या नहीं करते? बैलेंसिंग। विदाउट बैलेंसिंग स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। और आपको याद रखना है जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं
जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, उनको बर्न करते हैं ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, तो दो प्रोडक्ट बनाने हैं, CO2 और वाटर, चाहे वो बेंजीन ही क्यों ना हो। तो प्रोपेन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, CO2 और वाटर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का कार्बन चला जाता है CO2 में और हाइड्रोजन चला जाता है वाटर में। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हो ना, तो कार्बन की बर्निंग होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 बनता है, और हाइड्रोजन की बर्निंग होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बर्निंग होती है तो वाटर बनता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब एटम कंजर्व करते हैं। कार्बन एटम 3 है, यहाँ पर 3 मोल्स कर देते हैं, हो गया बैलेंसिंग। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन की कभी भी कंबशन रिएक्शन हो, ऑक्सीजन एटम विल बी बैलेंस्ड इन द लास्ट, ये ट्रिक याद रखना। 3 कार्बन 3, हाइड्रोजन 8, यहाँ 4 कर दिए। अब ऑक्सीजन देखो 6 तो ये हो गए और 4 ये, कितने हो गए? 10, यहाँ कर देंगे 5 और 2। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, इजी पीजी। देखो यहां पर प्रोपेन का 1 मोल, यहां भी ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड है? 5 मोल्स। भाई प्रोपेन का अगर 1 मोल है तो उसको कंप्लीट बर्निंग करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड है? 5 मोल्स रिक्वायर्ड है। अगर इसका 1 वॉल्यूम है तो इसके कितने वॉल्यूम रिक्वायर्ड है? 5 वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। अगर इसका 1 लीटर है तो इसके मेरे भाई 5 लीटर रिक्वायर्ड होंगे ना। तो यही तो क्वेश्चन था, तो कितना के मतलब कुछ भी था ही नहीं क्वेश्चन में, बैलेंसिंग किया आंसर आ गया। गैस के कह रहा है वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना गैस रिक्वायर्ड होगा अगर 1 लीटर प्रोपेन को बर्न करना है। तो सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, देखो करके दिखाता हूं। अगर आपको लग रहा है ना क्वेश्चन इजी नहीं मुश्किल है, देखो करके दिखाते हैं। देखो इसके 1 मोल में कितना होता है? 22.4 लीटर। तो इसके 5 मोल्स में कितना होगा? 5 इंटू 22.4 लीटर। भाई इसके 22.4 लीटर को, मतलब 1 मोल में 22.4 लीटर होता है ना, इसके 22.4 लीटर को बर्न करना है कंप्लीटली, तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा? 5 इंटू 22.4 लीटर। होगा कि नहीं होगा? अब इन दोनों को 22.4 से डिवाइड कर दो, इसको 22.4 से करो और इसको 22.4 से करो, मिल गया आंसर। 22.4 से 22.4 कट गया, 22.4 से 22.4 कट गया। मतलब अगर इसका 1 लीटर है, अगर इसका 1 लीटर है तो इसका मेरे भाई 5 लीटर रिक्वायर्ड होगा ना। ठीक है, जो मोल्स का रेशियो होता है ना वही वॉल्यूम का रेशियो भी होता है। ठीक है, क्योंकि मोल से आप वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये मेरे भाई अवोगाड्रो ने कहा था। कितने कहा था? अवोगाड्रो ने। एट कांस्टेंट कंडीशन ऑफ द टेंपरेचर एंड प्रेशर, एसटीपी कंडीशन पर किसी भी गैस का वॉल्यूम होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। तो वॉल्यूम 1 मोल में 22.4 लीटर, 5 मोल में इतना, इसको 22.4 से डिवाइड कर दिया, इसके 1 लीटर को चाहिए तो इसका ओवरऑल कंडीशन आएगा, इसका 1 वॉल्यूम इसके 5 वॉल्यूम के साथ कंबाइन होता है तो CO2 का 3 वॉल्यूम बनता है मेरे भाई। CO2 का कितना बनता है? 3 वॉल्यूम। ठीक है, इसके 3 मोल है। तो ये भी आप निकाल सकते थे आप, क्योंकि आप कह देते हैं प्रोपेन के 1 लीटर का कंप्लीट कंबस्शन करने पर CO2 के कितने लीटर बनते हैं, तो हम कहेंगे CO2 के 3 लीटर बनते हैं। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट समझ में ऐसे करके चलोगे तो क्वेश्चन इजी पीजी हो जाएंगे। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए अगली 2 प्रॉब्लम के साथ आए, प्रॉब्लम नंबर 6 और प्रॉब्लम नंबर 7। दोस्तों आपको बता दूं पहले जितनी प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूं ये जेईई मेंस और नीट की पिछले 20 सालों की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आप 2020 का पेपर देंगे तो 1995 से लेकर आप तक के जितने क्वेश्चन जेईई मेंस नीट में आए हैं वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि क्वेश्चन इतने हार्ड लेवल के आते नहीं जितने हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ द PbCl2, लेड क्लोराइड के कितने मोल्स बनेंगे अगर लेड ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ हो। 6.5 ग्राम लेड ऑक्साइड है और 3.2 ग्राम HCl है। ठीक है, तो पहले रिएक्शन को बनाकर देखते हैं। तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड प्लस HCl, तो यहां पर बनता है PbCl2 प्लस H2O। भाई ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, बेस और एसिड की रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है। यहां पर PbCl के क्या बनता है? मोल्स निकालने हैं। ठीक है, चलिए रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। PbCl2 2 है तो ये 2CHCl हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ?
पीबीओ का देखो क्वेश्चन को करने का कई बार है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड होने की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पता है क्या दे रखा था, 6.5 ग्राम लेड ऑक्साइड रिएक्ट करता है, 6.5 ग्राम तो क्या है पीबीओ, और 3.2 ग्राम HCl है। HCl कितना है, 3.2 ग्राम HCl है, ठीक है। ये दोनों रिएक्टर हैं। आपको निकालना क्या है पता है, लेड क्लोराइड के मोल्स निकालने हैं। वाटर को मैं इधर लिख देता हूं H2O, इसके मोल्स निकालने हैं N, ठीक है। देखो फंडामेंटल को ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है। देखो अगर लेड ऑक्साइड का, देखो फंडामेंटली सोचो थ्योरेटिकली, अगर लेड ऑक्साइड का 1 मोल है तो PbHCl के कितने मोल्स रिक्वायर्ड है, 2 मोल्स, बोलो 2 मोल्स रिक्वायर्ड है ना। और PbCl2 के कितने मोल्स बनते हैं, 1 मोल। मतलब यहां पर कंसेप्ट लगा दो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन POAC। भाई लेड ऑक्साइड के अंदर लेड के मोल कितने हैं, 1 ही मोल है ना, और लेड क्लोराइड में भी लेड के मोल कितने हैं, 1 ही मोल है। तो एटम कंजर्व हो गए, जितने मोल उतने एटम के अकॉर्डिंग आएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन यही तो कहता है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल गया लिमिटिंग और एक्सेस रीजेंट का। भाई लेड ऑक्साइड का 1 मोल है, लेड ऑक्साइड के 1 मोल से लेड क्लोराइड का भी तो 1 ही मोल बनता है, तो इसमें HCl का रोल है कहीं। इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रीजेंट है, और HCl यहां पर क्या है, ER का मतलब एक्सेस रीजेंट है। भाई जब लेड ऑक्साइड पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा तो PbCl2 पूरी तरह से बन जाएगा। भाई लेड क्लोराइड कितना बनेगा, उसके कितने मोल्स बनेंगे, वो डिपेंड करता है सारा PbO पे, नॉट HCl पे, क्योंकि HCl तो क्या है, एक्सेस रीजेंट है। भाई इसके 1 मोल को इसके 2 मोल चाहिए, तो इसका 1 मोल तो रिएक्शन में पूरी तरह से कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा ना, तब PbCl2 बन भी जाएगा। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो हमें HCl के वेट से कोई मतलब ही नहीं है। हम लेड ऑक्साइड का वेट दे रखा है 6.5 ग्राम, तो अगर मैं वेट को मोल से डिवाइड कर दूं, वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दूं, लेड का मोलिकुलर मास होता है 208 और ऑक्सीजन का होता है 16, कितना हो गया 224। तो यहां पर इसको 6.5 को 224 से डिवाइड कर देते हैं। देखो गिवन वेट, लेड ऑक्साइड का गिवन वेट कितना है 6.5 ग्राम, मोलिकुलर वेट 224, ये करके देखोगे ना ये आएगा 0.029 मोल्स, ठीक है। तो ये तो क्या है, एक्सेस रीजेंट, और एक्सेस रीजेंट पे प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंड करती है, नहीं करती मेरे भाई। द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द लिमिटिंग रीजेंट। तो HCl को तो हटा ही दीजिए। चलिए अब देखो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है मेरे भाई, तो लेड ऑक्साइड के 0.029 मोल से तो इसके 0.029 मोल ही तो बनेंगे। कितना इजी पीजी क्वेश्चन था, मैं आपको कह रहा हूं ना फंडामेंटल ऐसे सिखाऊंगा आपको, आप ऐसे क्वेश्चन को कभी छोड़ेंगे नहीं। कितना इजी क्वेश्चन था ये, कि लेड ऑक्साइड के मोल पे ही तो लेड क्लोराइड के मोल डिपेंडेंट है, क्योंकि ये लिमिटिंग रीजेंट है। तो इसका 1 मोल, उसका भी 1 मोल, इसके वेट से मैंने मोलिकुलर वेट से डिवाइड करके मोल निकाल लिए, तो इसके 0.029 वोल्ट है मोल्स है, तो उसके भी 0.029 मोल्स ही बनेंगे। तो आंसर कम्स आउट टू बी डी ऑप्शन। खत्म, आगे समझ में। चलिए छठा क्वेश्चन हो गया। अब देखो 7वें क्वेश्चन में ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाया नहीं है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। इसको बोलते हैं कांसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। अगर आपको एक एलिमेंट है, उसके 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप्स हैं, और आइसोटोप्स की परसेंटेज दे रखी है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, एक एलिमेंट X है, तो आपको मैं 2 फार्मूले बताऊंगा बस, उन 2 फार्मूले को यूज करके आप किसी भी कंपाउंड के अंदर एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी, आई अश्योर यू। तो देखिए एक एलिमेंट है X, ठीक है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, एक का एटॉमिक मास 200 है, एक 199 है, और एक 202 है, 202। ये 90% है, ये 8% है, ये 2% है। तो इस एलिमेंट X का क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो सीख लो, अगर आपको परसेंटेज दे रखी हो, 2 फार्मूले नहीं होते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने के मेरे भाई, 2 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं, 2। एक बार पेन में साइड कर लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के कितने फार्मूले हैं, 2 फार्मूले हैं। देखो पहला फार्मूला आपको बता रहा हूं, अगर आपको परसेंटेज गिवन हो,
क्या गिवन हो, परसेंटेज। देखो इसमें परसेंटेज दे रखी है, मतलब आपको हर आइसोटोप्स के अंदर ना दो चीज मिलेंगी, एक तो परसेंटेज अबंडेंस और एक फ्रैक्शनल अबंडेंस। भाई वो एक एलिमेंट, एक आइसोटोप है कितने आइसोटोप के अंदर एग्जिस्ट करता है एक एलिमेंट, और उस आइसोटोप की परसेंटेज क्या है, एक तो परसेंटेज अबंडेंस मिलेगी और एक फ्रैक्शनल अबंडेंस मिलेगी। तो दोनों में देखो कैसे टैकल करना है। अगर परसेंटेज गिवन हो तो सीधा बता देता हूं, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला है, देखो एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाई उसकी परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाई उसकी परसेंटेज, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज एंड सो ऑन। और इस सारे को ना 100 से डिवाइड कर देना। कितने से डिवाइड कर देना, 100 से, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उसी की परसेंटेज, दूसरा आइसोटोप का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई उसकी परसेंटेज, तीसरा होता तो एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज, और पूरे को 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो इसको अप्लाई करते हैं। एटॉमिक मास फर्स्ट आइसोटोप का 200, उसकी परसेंटेज 90, 199 की परसेंटेज 8% और 202 की परसेंटेज 2%। तो करके दिखाएं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 199 मल्टीप्लाई बाई 8, 199 में 8% है, प्लस 202 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए। जो आंसर आएगा वही इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर जितना भी आएगा 202 के आसपास आएगा। किसके आसपास आ जाएगा, 202 के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कर देंगे आप अगर परसेंटेज गिवन है तो। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज के अलावा फ्रैक्शन गिवन है, क्या गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला लिख लो। दो फार्मूले होते हैं ना, एक फार्मूला मैंने बता दिया, सेकंड फार्मूला क्या है, देखो सेकंड फार्मूला है इफ परसेंटेज की जगह फ्रैक्शनल अबंडेंस गिवन हो, परसेंटेज अबंडेंस की जगह क्या गिवन हो, फ्रैक्शनल अबंडेंस। देखो इधर आपको बताता हूं, जैसे क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला है, क्या फार्मूला है, सुनिए, फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास। भाई कुछ भी नहीं करना, परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन करना है और मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास, प्लस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास। और यहां पर 100 से डिवाइड नहीं करते, यहां पर डिवाइड करते हैं सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। भाई इसमें देखो सीधा सा सम, अगर परसेंटेज गिवन हो तो 90%, 8% और 2% टोटल जोड़ोगे तो 100% आएगा, इसलिए 100 से डिवाइड करते हैं। और फ्रैक्शन में मान लो, फ्रैक्शन में रेशियो दे रखा है, जैसे आपको सीधा सा क्वेश्चन से रिलेट करता हूं, एक सीधा सा क्वेश्चन से रिलेट करता हूं। देखो आपको पता है कि क्लोरीन है ना, उसके दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 1735, एक होता है क्लोरीन 1737, 35 और 37। और आपको पता है ये 3:1 के अंदर होते हैं, किसमें होते हैं, 3:1। मतलब नेचर के अंदर इन दोनों आइसोटोप का फ्रैक्शनल अबंडेंस कितना है, 3:1 है। ठीक है, तो ये 3:1 है। अगर इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, नेचर में ये 75% एग्जिस्ट करता है और ये 25% एग्जिस्ट करता है, लेकिन फ्रैक्शनल रेशियो कितना है, 3:1। तो इसका, इस क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना निकालते हैं हम, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास आता है 35.5। क्यों आता है, तो देखो क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है ना, इसकी कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो करके देखो, फ्रैक्शन फर्स्ट आइसोटोप की 3 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 1 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, 1 + 3, उसमें परसेंटेज में ऐड कर देते हैं, तो इसमें 1 + 3 कितना जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। तो 35 थी 105 और 37
डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 142/4, सो इट कम्स आउट टू बी 35.5 आएगा। करके देख लीजिए, ठीक है। तो आपको दोनों फार्मूले मिल गए, परसेंटेज गिवन हो तो परसेंटेज का तरीका लगा देना, फ्रैक्शन गिवन हो तो फ्रैक्शन का तरीका लगा देना। दोनों मैंने तरीके बता दिए, परसेंटेज में 100 से डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन गिवन हो तो दो जिस फ्रैक्शन में दे रखा है ना उस फ्रैक्शन को ऐड करके डिवाइड बाई टोटल कर देंगे। आंसर आ गया। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो हमने 7 प्रॉब्लम डिस्कस कर ली सेशन के अंदर, हमारे पास 20 प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम लेकर आते हैं अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। टोटल 20 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, 3 लेक्चर बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसके ऊपर, 7 और 6 प्रॉब्लम के ऊपर। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द टॉप 25 प्रॉब्लम्स ऑफ द सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए मेरे भाई। सबसे ज्यादा मेन बात है फिजिकल और इनऑर्गेनिक के ऊपर जल्दी से कमांड लाइए। आप अब तक मेरे ऑर्गेनिक के लेक्चर देख रहे हो, ऑर्गेनिक के लेक्चर आप जल्दी जल्दी देखिए ताकि आप अपडेटेड होकर फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे आ सके मेरे भाई। और सबसे मेन चीज पता क्या है, आप लॉकडाउन में भी अगर आप प्रॉपरली सीरियस स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज वेरी वेरी बैड थिंग, ठीक है। सो बी अपडेटेड, कीप लर्निंग, कीप वाचिंग एंड स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट, कभी मत भूलना है, ठीक है। क्या बात है, लक्ष्य को हरा ले पाना है।